दिनेश कांजी के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। वार्तालाप में फिर एक बार हमारे साथ नमस्कार, मी अमोल मोरे आणि आपण पाहतात 20 डंका या आपल्या विशेष बिझनेस बुलेटिन मध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत। और उनके साथ हमने जो चर्चा की थी, मित्रांनो, आजच्या भागात आपण अशा 4 मोठ्या आर्थिक घडामोडींचा आढावा घेणार आहोत, ज्या केवळ आजच्या बाजारावरच नाही तर पुढील अनेक वर्षांच्या भारताच्या आर्थिक वाटचालीवर परिणाम करू शकतात। एका बाजूला भारताने दुर्मिळ खनिजाच्या जागतिक शर्यतीत मोठी चाल खेळली आहे। पुन्हा एका बाजूला भारताने दुर्मिळ खनिजाच्या जागतिक शर्यतीत मोठी चाल खेळली आहे, तर दुसऱ्या बाजूला मुकेश अंबानी यांच्या जिओ प्लसला तब्बल 23,000 रुपयांची घसरण झाली आहे। शुरुआत करते G7 परिषद से, जहां प्रधानमंत्री जी गए हैं और राफेल के सिलसिले में म्हणजेच आजच्या बुलेटिन मध्ये तंत्रज्ञान, रोजगार, गुंतवणूक, कमोडिटी मार्केट आणि भारताच्या भविष्यातील औद्योगिक शक्तीच्या संपूर्ण कहाणीचा इतिहास आपण पाहणार आहोत। 114 विमानों की खरीद की बात कर रहा है, उसमें तर सुरुवात करूया त्या क्षेत्रापासून ज्यावर पुढील 25 वर्षाची जागतिक अर्थव्यवस्था उभी राहणार आहे। दुर्मिळ खनिजे, जिससे हम जब चाहें जिस ढंग से चाहें अपनी मिसाइलें जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी पुढील तेल म्हणून ज्याचा उल्लेख होतो ते म्हणजे रेअर अर्थ मिनरल्स म्हणजे दुर्मिळ खनिजे। काही वर्षापूर्वी जगात तेलासाठी स्पर्धा होती, त्यानंतर सेमीकंडक्टरसाठी स्पर्धा सुरू झाली आणि आता जगभरातील महासत्ता दुर्मिळ खनिजावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी धडपडत आहे। जरूरत पड़े तो हम और भी ज्यादा कर सकते हैं, कारण पुढील काळातील इलेक्ट्रॉनिक वाहन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक संरक्षण आणि उपग्रह, क्षेपणास्त्र, ड्रोन, वाऱ्यापासून मिळवणाऱ्या टर्बाइन्स आणि अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स या सर्व गोष्टींसाठी ही खनिजे अत्यावश्यक आहेत। सिद्ध की है और 4.5 पीढ़ी या पार्श्वभूमीवर भारताने एक मोठे धोरणात्मक पाऊल उचलले आहे। भारत सरकारच्या पाठबळ असलेली IREL कंपनी आता रशियातील ऊर्जा क्षेत्रातील दिग्गज रोसनेफ्टम और अब तक माना जा रहा है पूरे विश्व का सबसे बड़ा रक्षा सौदा होने जा रहा है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री के रहते हुए हस्ताक्षर न किए जाएं। भारत सरकारच्या पाठबळ असलेली IREL कंपनी आता रशियातील ऊर्जा क्षेत्रातील दिग्गज रोसनेफ्ट सोबत चर्चेत सहभागी झाली आहे। या चर्चेचा केंद्रबिंदू आहे सायबेरियातील टॉमटोर खनिज प्रकल्प। टॉमटोर हा जगातील सर्वात मोठ्या आणि सर्वाधिक महत्त्वाचा दुर्मिळ खनिज साठ्यापैकी एक मानला जातो। भारत ने अपनी परमाणु नीति नहीं बदली है। हम नो हा प्रकल्प याकुतिया प्रदेशात आहे आणि तज्ञांच्या मते भविष्यातील तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी तो सुवर्ण संधी ठरत आहे। किया है या अभी तक आधिकारिक तौर पर भारताला इथे उपलब्ध असलेल्या निओडियम, प्रॅसिडियम, डिस्प्रोथियम की रिपोर्ट के आणि अनुसार यासारख्या धातूंमध्ये विशेष रस आहे। हथियारों में इजाफा हुआ है। या धातूंचा वापर इलेक्ट्रॉनिक वाहनांच्या मोटर्समध्ये केला जातो। भारत ने तैनात या धातूंचा वापर इलेक्ट्रॉनिक वाहनांच्या मोटर्समध्ये केला जातो। आज जगभरातील ईव्ही कंपन्या ज्या चुंबकाचा वापर करतात त्यात या धातूंचा मोठा वाटा असतो। हथियार चला करके बाद में भारत पर दबाव बनाएगा कि फक्त वाहन उद्योगच नव्हे तर संरक्षण क्षेत्रातील रडार प्रणाली, तो भारत ने उसका जवाब निकाल दिया है कि जैसे फक्त वाहन क्षेत्रच नव्हे तर संरक्षण क्षेत्रातील रडार प्रणाली, हो क्षेपणास्त्र, दुनिया फाइटर जेट, ड्रोन तंत्रज्ञान, उपग्रह यामध्ये देखील या धातूंची आवश्यकता मोठ्या प्रमाणावर असते। सेकंड स्ट्राइक क्षमता जो है त्वरित कार्रवाई, यामुळे जगातील प्रत्येक महासत्ता या खनिजाकडे भविष्य आर्थिक, सामरिक सुरक्षेच्या दृष्टीने पाहत आहे। भारतीय जनता या भारतीय सेना पर या भारत भूमि सध्या परमाणु हथियारों जवळपास संपूर्णपणे वर्चस्व आहे। या आपका जैविक हथियारों से हमला किया। जगातील बहुतांश दुर्मिळ खनिजे उत्खनन प्रक्रिया आणि शुद्धीकरण हे चीनमध्येच होते। अनेक देशांना त्यांच्या तंत्रज्ञान उद्योगासाठी चीनवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहावं लागतं। मात्र गेल्या काही वर्षात जागतिक तणाव वाढल्यानंतर अमेरिका, युरोप, जपान आणि 12 के अलावा जितने परमाणु पर्यायी पुरवठा साखळी निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला। भारताकडे स्वतःचे मोठे खनिज उपलब्ध आहेत। अंदाजे 7.23 दशलक्ष टन दुर्मिळ खनिजे भारतात उपलब्ध असल्याचं मानलं जातं। ऐसा देश है पाकिस्तान जो हमेशा धमकाता परंतु समस्या त्याची नाही, समस्या प्रक्रियेची आहे। संयमी और विवेकशील लोग नहीं है। जमिनीत असले तरी भी शुद्धीकरण, विभाजन आणि औद्योगिक वापरासाठी तैयार करणे अत्यंत जटिल प्रयास करते हैं। हम उनके हमले को भी निरस्त कर सकते हैं, तंत्रज्ञान, मोठी गुंतवणूक, लेकिन अगर मान लीजिए हमला करने का प्रयास भी करते हैं, रशिया सोबत भागीदारी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे। संकट पैदा कर देगी। केंद्र सरकारने सुमारे
तो हमको 7,300 इसलिए जरूरत पड़ कोटी रही है कि जो रुपयांच्या परमाणु विशेष पनडुब्बियां कार्यक्रमाला होती हैं, मंजुरी जो दिली आहे. हमारी अंतर महाद्वीपीय मिसाइलें या कार्यक्रमाचा नेक्स्ट भारतात जनरेशन की रेअर हमारी अर्थ मिसाइलें मॅग्नेट अग्नि उत्पादन प्राइम क्षमता जैसी, निर्माण उन करणे सारी हा आहे. मिसाइलों को हम धीरे जर धीरे भारत या क्षेत्रात तैयार कर यशस्वी रहे हैं झाला कि तर हमारे पुढील पास कुछ दशकात हथियार इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो पूरे संरक्षण विश्व के आणि जितने भी बड़े इलेक्ट्रॉनिक्सच्या परमाणु क्षेत्रात संपन्न देश मोठी हैं, चाहे क्रांती रूस ही हो, घडू अमेरिका शकते. हो, ब्रिटेन, फ्रांस हो या चीन हो, सबने अपने कुछ हथियार तैनात मुद्रा में रखे हैं. तो भारत अब उन देशों में यामुळे शामिल हो भारताची गया है. आयात कमी यह होईल, एक प्रकार से स्वदेशी उत्पादन वाढेल हमारी आणि जो सर्वात महत्त्वाचं सेकंड म्हणजे स्ट्राइक क्षमता है उसको भारताला बहुत जागतिक मजबूत और पुरवठा बहुत साखळीत त्वरित मजबूत प्रतिक्रिया के लिए स्थान तैयार मिळेल. करता है. इसकी बहुत ज्यादा तर मित्रांनो, जरूरत थी. खनिजावरील इससे नियंत्रण म्हणजे पाकिस्तान जो ये भविष्यातील मानकर चलता उद्योगावरील था नियंत्रण कि वह आणि परमाणु म्हणूनच हथियार का भारताने प्रयोग करके टाकलेले भी हे पूरी पाऊल दुनिया से अत्यंत भारत पर दबाव महत्त्वाचं बनवा मानलं करके जातं. भारत को रोकेगा. आता तो वो अब संभव खनिजापासून नहीं है. आपण वळूया भारत त्वरित तंत्रज्ञान प्रतिक्रिया क्षेत्रातील करेगा. दुनिया आणखी एका जब तक महाकाय समझेगी तब तक घडामोडीकडे. हमारा भी हथियार कारण वहां पहुंच भारतातील डिजिटल क्रांतीचा चेहरा मोहरा बदलणारी कंपनी आता शेअर बाजारात प्रवेश करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. होय, आपण बोलत आहोत जिओ प्लॅटफॉर्म बद्दल. कुछ समय पहले एंटीशिप मिसाइल का टेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल मुकेश अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील जिओ प्लॅटफॉर्मने अखेर सेबीकडे DRHP दाखल करून भारतीय बाजारात मोठी खळबळ उडवली आहे. नहीं, देखिए तकनीक लगातार गेल्या काही advance होने वर्षापासून बदल रही जिओच्या है. मिसाइलों IPO ची में हम चर्चा next सुरू होती. generation level पर अनेक पहुंच गए गुंतवणूक हैं. या दिवसाची जैसे वाट fighter पाहत होते aircraft जो है आणि next अखेर generation ही पर प्रतीक्षा चल रहा है. आता संपली हम आहे. इसमें तो आगे नहीं बढ़ पाए, बाजारातील लेकिन मिसाइलों के अंदाजानुसार क्षेत्र में हा हम IPO काफी आगे जा चुके 30,000 हैं. कोटी तो ते हमने 40,000 तीन कोटी बड़ी रुपयांच्या मिसाइलों दरम्यान का असू जो है शकतो. परीक्षण किया है पिछले 10 दिनों में. तर एक तो कंपनीचे hypersonic मूल्यांकन मिसाइल 10 थी, लाख कोटी जो ते 1,500 15 लाख किलोमीटर कोटी की रेंज रुपयांपर्यंत वाली है. पोहोचू और शकते. वह ध्वनि से 8 से जर 10 असं गुना झालं उसकी तर गति हा ज्यादा है. भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या IPO पैकी एक मिसाइल ठरेल. डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहे हैं. तो उसमें विशेष हम म्हणजे दो हा मिसाइलें पूर्णपणे ऐसी कर रहे फ्रेश हैं. इश्यू एक असणार ADM आहे. है, दूसरा ADM म्हणजे है. विद्यमान Advanced गुंतवणूकदार Air Defense System शेअर्स 1, विकणार नाहीत. Advanced Air कंपनी Defense थेट System नवे 2. भांडवल हे उभारणार इनका आहे. काम है कि जो अंतर महाद्वीपीय या निधीचा ICBM सर्वात जो मोठा कहते हैं भाग कि हा कर्ज intercontinental फेडीसाठी ballistic वापरला missile जाणार. आ रही है. तर उर्वरित वह रक्कम वायुमंडल की AI, ऊपरी सतह क्लाउड पर, डेटा, जिसको 108 डिजिटल कहते हैं, इन्फ्रास्ट्रक्चर वहां से भविष्यातील आती है. तंत्रज्ञान या अगर हम क्षेत्रात उस गुंतवली मिसाइल को जाणार वहीं आहे. मार गिराते हैं, मान लीजिए कि वह परमाणु जिओची हथियार कहाणी भी ही लेकर आ रही भारतीय है कॉर्पोरेट और हमने इतिहासातील उसको सर्वात वायुमंडल मोठ्या की ऊपरी सतह पर परिवर्तनापैकी ही मार एक गिराया. मानली तो वहीं पर उसका 2016 कचरा रह मध्ये जाएगा, जमीन पर जिओने कुछ नहीं मोफत गिरेगा. डेटा तो उससे देण्यास देश का सुरुवात नुकसान केली. नहीं होगा. तेव्हा भारतीय यह बहुत टेलिकॉम बड़ी उद्योग उपलब्धि है कि पूर्णपणे हम लोगों ने बदलला. सैकड़ों किलोमीटर डेटा स्वस्त ऊंचाई झाला, पर इंटरनेट गावागावात पोहोचलं, सफल परीक्षण डिजिटल किया, पेमेंट्स जो वाढली, 5,000 किलोमीटर से ऑनलाईन ज्यादा शिक्षण दूरी वाढले, से आने ई वाली कॉमर्सला मिसाइल गती को मिळाली आणि वायुमंडल की भारत ऊपरी जगातील सतह पर सर्वात मार मोठ्या गिराया. डिजिटल और बाजारांपैकी उसके नीचे एक मान बनला. लीजिए वह मिसाइल आता आ गई, जिओ केवळ वायुमंडल के टेलिकॉम थोड़ा सा कंपनी नीचे आ राहिली गई नाही, ऊपरी सतह ती से. पूर्ण तो हम एक AD2 डिजिटल का प्रयोग इकोसिस्टम करेंगे बनली आहे. और उससे हम वहां पर उसको मार गिराएंगे. उसके बाद तो हमारे पास नीचे कई मिसाइलें हैं. S-400 है जो 400 मोबाईल सेवा, किलोमीटर तक है. ब्रॉडबँड, पृथ्वी एयर पुन्हा डिफेंस सिस्टम मोबाईल सेवा, ब्रॉडबँड, 350 क्लाउड, किलोमीटर एंटरप्राइज सेवा, की ऊंचाई तक कंटेंट, मार AI गिराएगी. फिर उसके बाद आणि बराकी डिजिटल है, प्लॅटफॉर्म जो या 125 सर्व किलोमीटर क्षेत्रांमध्ये तक जिओची जिसकी रेंज है. उपस्थिती फिर ही आकाश उल्लेखनीय है. आहे. फिर पिछोरा आर्थिक वर्ष मिसाइल है, 2025-26 फिर मध्ये मिसाइल है. या तो कंपनीचे मिसाइलों की उत्पन्न एक श्रृंखला है. 1.46 लाख कोटी multi-layered रुपये air यापेक्षा defense जास्त system होते. कर रहे हैं कि किसी भी तर level निव्वळ पर नफा अगर हा शत्रु की 30,000 कोई कोटी मिसाइल रुपयांच्या आ रही, वर कोई गेला. hostile हे मिसाइल आ आकडे रही केवळ है, मोठे नाहीत तो उसको तर ते हमको मार कंपनीच्या गिराना नफा है. क्षमतेचे हम उसको देखील अपने संकेत देश में देतात. आने का या अपने जिओ देश मध्ये में रिलायन्स टिकने का इंडस्ट्रीजचा इंतजार नहीं कर 66% सकते हैं. इतका उसके दो हिस्सा बड़े आहे. कारण है. एक तो हमारा देश तर जो है मेटा, दुनिया का गुगल, सबसे सिल्वर बड़ी लेक, जनसंख्या वाला देश KKR, है. मुबाडाला हमारे यहाँ आणि गाँव TIF पर भी अगर यासारख्या कोई मिसाइल जागतिक गिरती तो गुंतवणूकदारांची भी देखील सैकड़ों मोठी लोगों के गुंतवणूक मारे ही जाने जिओ आहे. संभावना रहेगी. यामुळे दूसरी हा बात क्या है कि IPO भारत केवळ के पास भारतापुरता जो मर्यादित आर्थिक राहणार नाही. समृद्धि आ रही, जो हम दुनिया की एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनते जा रहे हैं, तो हमें अपने आर्थिक ठिकानों की तर भी जागतिक सुरक्षा करनी है. गुंतवणूकदारांच्या नजरा हमारे देखील या पास आयपीओवर 32 असणार लाख आहे. वर्ग जर किलोमीटर हा का आयपीओ यशस्वी ठरला तर क्षेत्र है भारतातील बाजाराला और नवा 22 बेंचमार्क लाख मिळू वर्ग शकतो. किलोमीटर का जर हा समुद्री आयपीओ क्षेत्र यशस्वी ठरला तर लगभग भारतीय 14 बाजाराला लाख वर्ग नवा किलोमीटर बेंचमार्क से मिळू अधिक शकतो के क्षेत्र आणि की रिलायन्स सुरक्षा का समूहाच्या दायित्व है. डिजिटल इसके स्वप्नांना लिए हम आणखी लोग हर मोठी प्रकार चालना के मिळू खतरे शकते. से अपने को बचाने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं. अच्छा बताइए कि जो फ्रांस के बारे में हमने बात जी. की, राफेल के बारे तर में मित्रांनो, भारताची अर्थव्यवस्था वाढते आहे याचे मोठे संकेत मोजमाप म्हणजे रोजगार. कारण उद्योग वाढत असतील, गुंतवणूक वाढत देखिए, असेल, ब्रह्मोस उत्पादन एनजी वाढत जो असेल हमारी तर बनी है, त्याचा जो परिणाम हाइपरसोनिक है, जिसको रोजगारावर ब्रह्मोस दिसून सेकंड येतो. कह रहे हैं, तो वह 1,500 याच किलोमीटर तक पार्श्वभूमीवर पार कर सकती है. आता आपण पाहूया और ध्वनि से केंद्र 8 से सरकारच्या 10 गुना महत्वाकांक्षी उसकी स्पीड रोजगार योजनेची अगर कथा. मान लीजिए वो चेन्नई में भी प्रधानमंत्री अपना ये विकसित है, भारत विमान रोजगार है, योजना. तो वहाँ से सरकारच्या
सरकारच्या मते ब्रह्मोस या रोजगार छोड़ेगा तो योजनेमुळे कराची को आतापर्यंत इस्लामाबाद 70 और लाखहून कहीं अधिक पाकिस्तान रोजगार में निर्माण झाले आहेत. भेज सकते हैं।
तो और वो भी तर 2 यामुळे मिनट में 15 पहुंच लाख जाएगी, उसके नव्या लिए ज्यादा समय कर्मचाऱ्यांना नहीं आणि लगेगा। त्यांना इसलिए रोजगार हमें देणाऱ्या चाहिए। कंपन्यांना दूसरी बात यह है कि 2,400 हम कोटी लोग रुपयांचे दुनिया की प्रोत्साहन सबसे वितरित आधुनिक करण्यात आले आहे। अस्त्र 3 मिसाइल जो बना रहे हैं, एयर टू एयर मिसाइल है, जैसे मेटेओर तर ही मिसाइल अभी योजना दुनिया की नेमकी सबसे काय आधुनिक आहे? मिसाइल मानी जाती है, जो राफेल में लगी हुई का- है, जो 300 किलोमीटर तक दूसरे भारतात विमान को मार गिरा दरवर्षी सकती है। लाखो युवक लेकिन हमें रोजगार भविष्य में बाजारात प्रवेश और ज्यादा करतात। दूरी से या मार युवकांना गिराने की जरूरत औपचारिक पड़ेगी। क्षेत्रात तो नोकऱ्या अस्त्र मिळणे 3 हे मिसाइल जो अर्थव्यवस्थेसाठी DRDO ने बनाया, उसकी अत्यंत रेंज लगभग आवश्यक असते। 450 से 500 अनौपचारिक किलोमीटर है। रोजगारामध्ये तो हम उसको भी सामाजिक उसमें सुरक्षा फिट करना नसते, चाहते हैं। भविष्य निर्वाह क्योंकि निधी भारत की नसतो, मिसाइलें आरोग्य GPS संरक्षण और नसते। AI मात्र driven मिसाइलें औपचारिक हैं। क्षेत्रात नोकरी इसमें मिळाल्यास हमने AI का बहुत कामगार ज्यादा आणि प्रयोग किया उद्योग है। या दोघांनाही हमारा फायदा लक्ष्य होतो। पूरी तरह से अचूक है। हमारी मिसाइलों याच के उद्देशाने विचलन की सरकारने जो, ही योजना ये सुरू मानी केली। गई है, या चिंता है। योजनेअंतर्गत जो पहिल्यांदा नोकरी अगर मिळालेल्या कहीं पात्र स्लिप कर्मचाऱ्यांना करती है तो 1 मीटर आर्थिक से मदत ज्यादा दिली नहीं, 1 जाते। मीटर के भीतर ही गिरेगी, जो हम टारगेट फिक्स करते हैं। तो इसलिए जो है भारतीय मिसाइलों का होना बहुत तसेच जरूरी नवे है। कर्मचारी विमान भरती भले करणाऱ्या दूसरे का हो, भले कंपन्यांना फ्रांस देखील का हो, प्रोत्साहन दिले किसी अन्य जाते। देश का हो। त्यामुळे लेकिन उद्योगांना मिसाइल अगर रोजगार भारत की निर्मिती है, करणाऱ्यांची तो आप पुन्हा उसमें बहुत ज्यादा त्यामुळे सफलता पा उद्योगांना सकते हैं। रोजगार दूसरा निर्माण कारण यह है करण्याची कि जब प्रेरणा आप मिळेल। दूसरे देश से सरकारने विमान या ले रहे हैं, योजनेसाठी तब जवळपास लगातार अगर उनकी 99,000 मिसाइलों पर कोटी निर्भर रहेंगे। रुपयांची कई तरतूद बार केली। जो सप्लाई चेन है पुढील गड़बड़ा काळात सकती है। 3.5 अगर आप कोटी अपनी रोजगार मिसाइलें निर्माण लगा रहे हैं, तो करण्याचे आप लक्ष्य कितनी भी हे मिसाइलें ठेवण्यात आले आहे। प्रोड्यूस कर सकते हैं, जरूरत हे पड़ने पर लक्ष्य तैनात कर महत्वाकांक्षी सकते हैं, आहे। उनका उपयोग मात्र कर सकते भारताच्या हैं। वाढ वह जो है अर्थव्यवस्थेला अपने अशाच बहुत प्रमाणातील ज्यादा युद्ध के रोजगारांची समय गरज आहे। ये हो जो सकते एयर टू एयर अटैक करने वाली जी। दुनिया की अन्य मिसाइल है, उसमें सबसे ज्यादा रेंज वाली मिसाइल कौन सी है? अभी आज सबसे ज्यादा उत्पादन रेंज क्षेत्र वाली वाढत मेटेओर आहे। ही है, जो या फ्रांस, योजनांमुळे नवे और कारखाने जर्मनी उभे और राहत ब्रिटेन आहे। ने 300 इलेक्ट्रॉनिक्स किलोमीटर वाली उत्पादन वाढत आहे। रूस ने भी मोबाईल निर्यात वाढत आहे। 37 बनाया, सेवा जो क्षेत्र 450 विस्तारत से आहे। 500 स्टार्टअपना किलोमीटर नवी वाली है। रोजगार तो संधी भारत उसको निर्माण भी होत लिया आहे। है सुखोई 30M के आई के लिए। और अस्त्र की यामुळे रोजगार निर्मितीचा अस्त्र वेग की- हा कायम अस्त्र की ठेवणे रेंज सरकारसाठी तीन है, मोठे मतलब आव्हान अस्त्र एक हे जो है असणार आहे। 160 पण किलोमीटर, जर ही योजना अस्त्र दो प्रभावीपणे जो है राबवली 250 गेली किलोमीटर, तर भारताच्या अस्त्र तीन जो है लोकसंख्यात्मक 350 से लाभांशाचे 400 रूपांतर किलोमीटर। आर्थिक शक्तीत तो होऊ हम शकते। तीनों बना लिए हैं और आता तीनों रोजगाराच्या तैनात या करेंगे। चर्चेतून आपण तो वळूया उससे क्या होगा कि अगर गुंतवणूकदारांच्या 500 जगात। किलोमीटर की रेंज वाली कारण आपकी खुद गेल्या की काही मिसाइल है। दिवसात एक जैसे अशी रूस की घटना भी घडली आहे 37 ज्यामुळे 300 लाखो ही खरीद रहे हैं। गुंतवणूकदारांचे मेटेओर भी लक्ष हमारे हे पास त्याकडे 300 के वेधले गेले आसपास ही आहे। है। ती मान म्हणजे लीजिए वो मिसाइलें चांदीतील खत्म हो मोठी जाए, घसरण। चीन के साथ युद्ध चल रहा है तो खत्म हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में अगर आपकी मिसाइलें लगानी है तो आप उनको काही लगातार दिवसांपूर्वी विक्रमी उनका उच्चांक निर्माण गाठणारी कर चांदी सकते हैं, उत्पादन आता कर सकते हैं, दबावाखाली उसमें कामगिरी फिट कर करत सकते आहे। हैं। अवघ्या अगर मान 48 लीजिए, तासात चांदीच्या रास्ता दरात आपका तब्बल ब्लॉक हो गया, 23,000 supply chain रुपयांची बाधित हो घसरण गई, तो ही आप झाली। संकट में पड़ सकते हैं। तो इसलिए आत्मनिर्भर भारत की जो अवधारणा है या मेक इन इंडिया के तहत जो वर्तमान सरकार काम कर रही है, उस दृश्य से अगर हम तैयारी करेंगे तो हम बहुत ज्यादा सुरक्षित रहेंगे और एक बहुत बड़ी ताकत बन करके विश्व की उभरेंगे। ये अग्नि प्राइम का आपने जिक्र किया, उसके बारे में जरा डिटेल में बताइए। अग्नि प्राइम जो है भारत की सबसे आधुनिक मिसाइल है। भले अग्नि 5 और अग्नि 6 की रेंज बहुत ज्यादा है, लेकिन अग्नि प्राइम जो है नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है जो AI ड्रिवन है। इसमें जो GPS के माध्यम से आपने एक बार टारगेट फिक्स कर दिया तो यह राडार को चकमा देने वाली मिसाइल है। दुनिया का सैटेलाइट और राडार इसको जल्दी पकड़ नहीं पाएगा, और जो टारगेट आपने इसमें फिक्स कर दिया उसको यह भेद ही देगी, उसको खत्म कर देगी, उसको नष्ट कर देगी। कोई भी इसको रोक नहीं सकता। दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम अग्नि प्राइम को रोक नहीं सकता है। इसलिए भारत की ये सबसे आधुनिक मिसाइल कही जा रही है और ये अगली पीढ़ी की मिसाइल कहा जा रही है। इसको नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल इसीलिए कहा जा रहा है कि इसको दुनिया का कोई राडार पकड़ नहीं पाएगा और दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसको मार गिरा नहीं पाएगा। 2000 किलोमीटर रेंज है और आमतौर पर युद्ध के मैदान में 1000-2000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलें ही जो हैं ज़्यादा प्रयुक्त होती हैं। तो ऐसी स्थिति में चीन के लिए यह हमारे लिए एक ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। जो काम ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के खिलाफ किया है, वही काम जो है प्रलय और अग्नि प्राइम जो है, ये 2 मिसाइलें चीन के खिलाफ करेंगी। तो ये दोनों हमारी तैयार हैं। ये जो प्रोजेक्ट विष्णु है वो पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं कि चीन के लिए बना रहे हैं? नहीं, जो भी हमारा शत्रु रहेगा, मतलब शत्रुओं की संख्या पहले से निश्चित नहीं होती है। 2 घोषित शत्रु हैं, दोनों चूंकि हमसे युद्ध कर चुके हैं। तो पाकिस्तान और चीन तो है ही। मान लो भविष्य में कोई और भी देश शत्रु बनता है, जैसे अभी पाकिस्तान की मदद करने के बाद तुर्की ये बन गया, और भी कोई देश भविष्य में हो सकता है। तो किसी के लिए भी है। तो प्रोजेक्ट विष्णु जो है हमारी 12 हाइपरसोनिक मिसाइलों की प्रोजेक्ट है। हम 12 प्रकार की हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहे हैं,
जिनकी रेंज 1500 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर के बीच होगी। तो हम जब सारी मिसाइलें हमारी बन जाएंगी और सबका परीक्षण अच्छी तरह से हो जाएगा, तो उसके बाद हम विश्व की एक बहुत बड़ी सैन्य ताकत बन जाएंगे। और इतने प्रकार की, इतनी वैरायटी वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें विश्व में किसी के पास नहीं है। सबके पास 1, 2, 3 प्रकार की हैं, जैसे रूस हो, चीन हो, अमेरिका भी बनाने की प्रक्रिया में भी है, वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुआ है। केवल रूस सफल हुआ है, जिसके पास 3 हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। चीन के पास भी 2-3 हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, लेकिन उनकी अभी कोई गारंटी नहीं है कि युद्ध के मैदान में वो अपनी सार्थकता सिद्ध कर पाएंगी। लेकिन भारत 12 प्रकार की हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहा है और अलग अलग रेंज वाली है। तो इसलिए हमारी जो प्रोजेक्ट विष्णु के अंतर्गत बनने वाली मिसाइलें हैं, ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल बनने जा रही हैं। भारत के पास जितनी प्रकार की मिसाइलें हैं और हर हफ्ते किसी न किसी मिसाइल की हम लोग टेस्ट करते ही है जी। तो क्या भारत मिसाइल के क्षेत्र में एक महाशक्ति बन चुका है, नंबर 1 देश बन चुका है? देखिए, नंबर 1 तो अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है, क्योंकि रूस भी मिसाइल के क्षेत्र में बहुत बड़ी ताकत है, चीन और अमेरिका भी हैं, लेकिन भारत इन सबसे पीछे नहीं है, हम ये कह सकते हैं। भारत मिसाइल शक्ति के क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि इस समय महाशक्ति है, और दुनिया की 4 जो सबसे बड़ी शक्तियाँ हैं उसमें भारत भी है। और भारत ज़रूरत पड़ने पर प्रोडक्शन की कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है, और उसके लिए लाखों मिसाइलों का निर्माण अब संभव है। जैसे चीन ने अभी कहा कि भारत ने 1 लाख ब्रह्मोस मिसाइल बना ली है कि नहीं बना ली है, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो सकता है उससे कम भी हो, लेकिन चीन ये मानकर चलता है कि ब्रह्मोस मिसाइलों के कारण जो चीन की सेना है वो भारतीय सेना का सीमा पर मुकाबला नहीं कर सकती है। तो कहीं न कहीं यह इस बात का द्योतक है कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग पावर है वह हमारी सरकार ने बहुत बढ़ा दी है। पहले मिसाइलों के निर्माण में समय ज़्यादा लगता था, अब हम फटाफट मिसाइलों का निर्माण कर रहे हैं और जितनी की ज़रूरत है उतने का कर रहे हैं, और अब बेच भी रहे हैं। कई देशों को ब्रह्मोस हमने बेचा। आने वाले समय में हो सकता है कि प्रलय की भी डिमांड चल रही है, जैसे आर्मेनिया मांग रहा है, तो कुछ देशों को हम प्रलय मिसाइल भी दे सकते हैं। तो आने वाले समय में हमारा ये लक्ष्य है कि 2050 तक हम विश्व के सबसे बड़े शस्त्र निर्यातक देश बन जाएँ। किसी समय हम शस्त्र आयातक देश रहे हैं। इसी साल आपने देखा कि 38,500 करोड़ रुपए का हमने हथियार बेचा है। इस साल टारगेट है 50,000 करोड़ तक किया जाए 26-27 में। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से यह संख्या जो है बहुत तेजी से ऊपर जाने वाली है। चीन के बारे में ऐसा बोला जाता है कि एआई पर भरपूर इन्वेस्ट कर रहा है चीन, और शायद चीन दुनिया की एआई महाशक्ति बन गया है जी। तो स्वाभाविक है कि डिफेंस के लिए भी चीन बड़े पैमाने पर एआई पर जी डिपेंड रहेगा जी। तो भारत का चित्र और चीन का चित्र, इसकी अगर तुलना करें तो क्या स्थिति बता सकते हैं आप? देखिए, भारत भी एआई की एक बड़ी ताकत है। ऐसा माना जाता है कि इस समय चीन अमेरिका के बाद तीसरी जो सबसे बड़ी शक्ति है वह भारत ही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने एआई का जम करके प्रयोग किया और उसमें हमने सफलता प्राप्त की है। हमने एआई का एक प्रकार से परीक्षण कर लिया है। चीन अभी तक किसी युद्ध में एआई का प्रयोग नहीं कर पाया है, तो उसका एआई सिस्टम कितना काम करेगा युद्ध के समय, और जब उसी की टक्कर की या उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली सेना के सामने उसको युद्ध करना होगा, तो फिर किस प्रकार की चुनौती आएगी, यह अभी कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन भारत जो है चीन की हर प्रकार की चुनौती को ध्यान में रख करके अपनी तैयारी कर रहा है, और हम लोग भी सेना में तो एआई के क्षेत्र में महाशक्ति बन ही गए हैं। बाकी दूसरे क्षेत्रों में धीरे धीरे बनने का प्रयास कर रहे हैं। काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, और बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे आने वाले 5 सालों में हमारे सामने बनती हुई दिखाई देने वाली हैं। हम एआई का डेटा सेंटर भी बनाने जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आने वाले समय में पूरा परिदृश्य बदल देंगी। टेक्नोलॉजी ये ऐसी चीज़ है किसी भी क्षेत्र का पूरा हुलिया बदल देती है जी। अभी डिफेंस की भी वही स्थिति हो रही है। अभी स्पेस वॉर के बारे में या स्टार वॉर के बारे में जो हमेशा चर्चा चलती रहती है, सैटेलाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है जी। अभी चाइना ने पाकिस्तान को 8 सैटेलाइट दिए हैं भारत पर नजर रखने के लिए, तो इससे हमारा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है? देखिए, भारत की जासूसी तो चीन भी कर रहा है, अमेरिका के सैटेलाइट पहले से ही कर रहे हैं, और पाकिस्तान भी अब कर रहा है। लेकिन भारत ने इतनी अच्छी तैयारी कर रखी है, जैसे चीन के सैटेलाइट ऑपरेशन सिंदूर के समय लगातार ढूंढते रहे कि S-400 कहाँ तैनात है, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाए। तो कहीं न कहीं सैटेलाइट को
जाम चकमा करने देना। की या चकमा देने की शक्ति हमारे पास है। हम उनको गलत सूचना दे सकते हैं। हमारे पास वह तकनीक है कि हम लेजर के माध्यम से ऐसी दीवार खड़ी कर देंगे कि जहाँ पर हमारा कोई हथियार है वो दिखाई ही नहीं देगा। अच्छा, अभी हम उस तकनीक पर काम कर रहे हैं कि हमारे जैसे युद्धपोत हैं समुद्र में तो दिखाई ही नहीं देंगे सैटेलाइट को। तो ऐसे हमारी जो मिसाइलें या हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम तैनात होगा सीमा पर या जिस जगह भी, वो दिखाई न दे सैटेलाइट को, हम उस तकनीक पर भी काम कर रहे हैं कि एक प्रकार से जैसे आपने रामायण महाभारत में देखा होगा कि योद्धा जो है गायब हो जाता था, मायावी युद्ध, तो उस प्रकार की स्थिति धीरे धीरे आ रही है। अच्छा। तो कहीं न कहीं ये शाह और मात का खेल है और आने वाले समय में सैटेलाइट की चुनौती और ज़्यादा बढ़ेगी। भारत भी जो है अपने 52 सैटेलाइट आने वाले 3 वर्षों में सेना के लिए लॉन्च कर रहा है। हम भी उस पर तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन की हर हिमाकत का जवाब देने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि भारत ने ए सेट का परीक्षण करके यह बता दिया था कि हम किसी भी सैटेलाइट को भी मार गिरा सकते हैं। अगर युद्ध के समय पाकिस्तान या चीन के सैटेलाइट कोई मुसीबत पैदा करते हैं तो हम उस सैटेलाइट को नष्ट करने की भी क्षमता रखते हैं। तो इसलिए आने वाले युद्ध में मानकर चलिए कि स्पेस वार जो है एक बहुत बड़ा मैदान बनने वाला है। इसीलिए दुनिया की सारी शक्तियां जो हैं, अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, भारत हो, सब स्पेस स्टेशन बनाने में लग गए हैं, क्योंकि भविष्य में हो सकता है कि वहाँ से भी लड़ने की ज़रूरत पड़े और आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ मिसाइलें स्पेस में भी तैनात करने की ज़रूरत पड़े। तो उस ढंग की तैयारी भी चल रही है और हम लोग आने वाली लगभग हर तकनीक और हर चुनौती को ध्यान में रख करके अपने को तैयार कर रहे हैं। हम किसी प्रकार की इसमें कोई गुंजाइश हमारे लिए नहीं है कि हम कोई संकट आ जाएगा तब उसका तोड़ निकालेंगे। हम पहले से ही हर हथियार का, हर संकट का तोड़ निकाल रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। ऐसी सिचुएशन जब क्रिएट होती है कि सपोज भारत ने चीन के सब सैटेलाइट मार गिराए, चीन ने भारत के सब सैटेलाइट मार गिराए, हाँ, तो फिर जो फाइटर प्लेन है उड़ेंगे कैसे? नहीं, हम लोगों ने जीपीएस जैमिंग का, स्कूपिंग जिसको कहते हैं, उसका भी अभ्यास करके देखा है। आपने पिछले साल देखा होगा कि 2 बार हमने, एक बार दिल्ली में, दूसरी बार पश्चिमी भारत में जीपीएस जाम करके देखा है। तो भारतीय वायुसेना के विमानों को हमने बिना जीपीएस के भी उड़ा करके और उनको उतार करके हमने उसका अनुभव प्राप्त किया हुआ है। तो मैनुअल भी हम वो काम कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में विमानों के लिए कोई संकट नहीं है। उसके लिए हमारी सेनाएं एक प्रकार से अपने को तैयार कर चुकी हैं। आने वाले समय में यह एक हकीकत बन सकती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार है जो जीपीएस जैमिंग का काम करता है, उस दिशा में भी भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। और हम लोगों ने जब पश्चिम भारत में, विशेष करके महाराष्ट्र, गुजरात में जीपीएस जाम किया था, तो हमने दिखाया कि भारतीय वायुसेना का विमान जो है कराची एयरपोर्ट से उड़ रहा है और भारत की ओर बढ़ रहा है। तो उनके यहाँ जो फ्लाइट ट्रैकर सिस्टम होता है मोबाइल पर, उसमें भी दिखाई दे रहा है भारतीय वायुसेना लिखा हुआ विमान उड़ रहा है, जबकि असल में वो नहीं है। तो आने वाले समय में इस प्रकार की स्थिति आ सकती है। मायावी युद्ध जिसको हम छद्म युद्ध कहते हैं, हाँ। वो सारी चीज़ें आने वाली हैं, वो चीज़ें बदल रही हैं। तो कुछ चीज़ें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप में आएंगी वह पूरा युद्ध का परिदृश्य बदल देंगी और भारत इस क्षेत्र में बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। जय, हमेशा भारत में जो चीन प्रेमी है वो ये प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, हाँ, कि एआई के क्षेत्र में चीन हमसे बहुत आगे है, ड्रोन के क्षेत्र में बहुत आगे है। तो वास्तविकता क्या है? ड्रोन के बारे में बताइए। चीन ने बल्क प्रोडक्शन कर रखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल यह है कि उसकी सेना प्रोफेशनली उसको कैसे ऑपरेट करती है। युद्ध के समय जब वो ड्रोन मान लीजिए छोड़ते हैं और हम उस ड्रोन को या तो एंट्री ड्रोन सिस्टम से मार गिराएंगे या तो जैमर के माध्यम से वापस लौटा देंगे। तो उस समय जब दोनों सेनाओं के बीच में ड्रोन का मुकाबला होगा तब उनकी वास्तविक शक्ति सामने आएगी। लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 1775 ड्रोन मार गिराए और हमने बहुत कम ड्रोन का प्रयोग किया, लेकिन अपने ड्रोन के माध्यम से ही उनके एयर डिफेंस सिस्टम जो चीन का ही था HQ-9B, उसको हमने ध्वस्त किया। लाहौर और चकराला 2 जगहों पर हमने लॉकहीड मार्टिन के 4 राडार जो ध्वस्त किए थे वो भी ड्रोन के माध्यम से ही ध्वस्त किए। तो कहीं न कहीं भारत का जो ड्रोन था वह बहुत प्रभावी हमला करने में सक्षम रहा और उनके सारे ड्रोन हमने मार गिराए या तो वापस लौटा दिए इलेक्ट्रॉनिक जैमर के माध्यम से। तो यह इस बात का द्योतक है कि चीन के हथियार भारतीय हथियारों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारत के जो भी हथियार हैं वो युद्ध में परीक्षित हैं और चीन के हथियार अभी तक तो खिलौना ही सिद्ध हुए हैं।
अच्छा अच्छा, एक जो वॉर है वो तो चलते रहता है, 365 दिन चलते रहता है, कभी होगा कोई बोल नहीं सकता, वो वॉर है साइबर वॉर जी। तो साइबर वॉर के क्षेत्र में भी चीन का दमखम, यानी बहुत लोग चर्चा करते रहते हैं कि चीन बहुत पावरफुल है, भारत पर साइबर अटैक करके भारत की पूरी सिस्टम जैम कर सकता है। वास्तविकता क्या है? नहीं, वैसा नहीं। चीन ने अटैक किया भी था 10 अक्टूबर 2020 को, भारतीय पावर ग्रिड पर अटैक किया था और उसके बाद बिजली चली गई थी पूरे देश में। मुंबई और दिल्ली में 45 मिनट बाद पावर फिर से रिस्टोर हो गया, बिजली आ गई। बाकी देश में लगभग 3-4 घंटे के अंदर आ गई। हम लोगों ने भी उसकी प्रतिक्रिया की थी। भारत के पास भी साइबर सेना है, हम साइबर युद्ध को हकीकत मान करके अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमने उसके 1 साल बाद जो है चीन पर अटैक किया था, तो उनके यहाँ शंघाई और बीजिंग में भी बिजली आने में 3-4 घंटे लग गए थे और पश्चिमी चीन में तो 2 हफ्ते लग गए थे। अच्छा। तो चीन को ये एहसास है कि भारत सॉफ्टवेयर की महाशक्ति है और साइबर युद्ध में भारत से वह नहीं जीत सकता है। तो इसलिए इस क्षेत्र में भी अगर वह आक्रमण करता है तो हम लोग अपनी शक्ति को दिखाते नहीं। चीन ने क्या किया है कि साइबर वार को सिविलियन और इकोनॉमिक क्षेत्र में ज़्यादा चलाया है। उनके लोग जो है जैसे भारतीय बैंकों पर, भारतीय आर्थिक प्रतिष्ठानों पर हमले करके वहाँ से कुछ पैसा निकाल लेते हैं, जो फ्रॉड चल रहा है एक प्रकार से साइबर फ्रॉड। तो चीन का इन्वॉल्वमेंट उसमें ज़्यादा है। भारत किसी प्रकार के फ्रॉड में कभी इन्वॉल्व नहीं होता। कोई व्यक्तिगत तौर पर हैकर हो अलग चीज़ है, लेकिन अब भारत सरकार और भारतीय सेनाएं जो हैं अंतर्राष्ट्रीय अनुशासन और मर्यादा का पालन करती हैं, तो हम उसी के अंतर्गत काम करते हैं। लेकिन अगर इस प्रकार की कोई चुनौती आई तो भारत एंटी साइबर सेल भी हमारे पास है और साइबर अटैक करने के लिए पूरी साइबर आर्मी है जो चीन को बराबर कर सकती है। उसको लेकर हमें कोई ज़्यादा जिसे कहीं डरने की जरूरत नहीं है। और एक महत्वपूर्ण विषय, भारत हिंद महासागर में सबसे महत्वपूर्ण देश है और हमारा जो सागर किनारा है बहुत बड़ा है जी। तो ऐसी स्थिति में अपनी जो नेवी है उसको मजबूत करने के प्रयास पिछले कई वर्षों से मोदी सरकार कर रही है जी। जैसे मिसाइल के बारे में हर हफ्ते न्यूज आती है कि ये मिसाइल टेस्ट हो गया, वो मिसाइल टेस्ट हो गया। वैसे ही खबरें डिस्ट्रॉयर के बारे में है, पनडुब्बियों के बारे में है, फ्रिगेट के बारे में आती रहती है। तो इतने बड़े पैमाने पर भारत जो नेवी की तैयारी कर रहा है, हाँ, उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, हिंद महासागर में हिंद महासागर का नाम ही भारत के नाम पर, हिंद के नाम पर है। हिंद महासागर के सबसे बड़े सुरक्षा प्रोवाइडर, सिक्योरिटी प्रोवाइडर हम ही हैं और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रकार से हमारे पास है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की लगातार दादागिरी बढ़ी है, विशेष करके दक्षिण चीन सागर में। चीन ने अपनी नौसेना का बहुत तेजी से पिछले 25 सालों में विस्तार किया, जिसके कारण आज उसके पास पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नौसैनिक जहाज हैं। लेकिन भारत ने 2014-15 के बाद, मोदी सरकार आने के बाद, अपनी नौसेना को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाने का कार्य आरंभ किया। आज आप देख रहे हैं कि हर 40 दिन में कोई न कोई युद्धपोत अथवा पनडुब्बी भारतीय नौसेना में शामिल हो रहे हैं। इस साल जो है 2026 में कुल 19 जहाज जो है भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले हैं। आने वाले समय में हम एक बहुत बड़ी नौसैनिक शक्ति बनने जा रहे हैं। आज अमेरिका ने भी जो हिंद प्रशांत कमांड उनकी थी, इंडो पैसिफिक कमांड, उसका नाम बदलकर यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया, हिंद या इंडिया शब्द निकाल दिया। तो इसका 2 अर्थ हो सकता है, या तो भारत को से अपने को अलग करना चाहता होगा, दूसरा ये हो सकता है कि उसने मान लिया है कि हिंद महासागर की जिम्मेदारी भारत के पास है, हमको केवल प्रशांत महासागर देखना है। तो इसके दोनों अर्थ हो सकते हैं, इसलिए इसको निगेटिव ही लिया जाए जरूरी नहीं है। तो ये माना जा रहा है कि हिंद महासागर की सबसे बड़ी नौसैनिक शक्ति हम हैं और चीन युद्ध के समय जितने नौसैनिक युद्धपोत और पनडुब्बियां भेज सकता है, उनके इलाज की हम तैयारी करके, जिसे कहें कि अंडमान निकोबार से लेकर के जो सुंदा जल संधि है जो इंडोनेशिया का है, उसके सामने ऑस्ट्रेलिया का कोकोस आइलैंड है, हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ सैन्य समझौता किया है कि युद्ध के समय ऑस्ट्रेलिया हमारे नौसैनिक अड्डों का उपयोग कर सकता है और हम उसके नौसैनिक अड्डों का कर सकते हैं। तो जो कोकोस आइलैंड है वहाँ पर भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना की हम तैनाती करके वहीं से चीन के जहाज और पनडुब्बियाँ आते हैं तो उनको हम वहीं जल समाधि दे सकते हैं। तो उस प्रकार की भी हमारी तैनाती है। इसलिए आने वाले समय में समुद्र पर जिसका राज्य होगा, अंतरिक्ष में जिसका राज्य होगा और तकनीक में जिसका राज्य होगा, वही दुनिया में सबसे शक्तिशाली रहेगा। और भारत इन तीनों क्षेत्रों में अपने को लगातार आगे बढ़ा रहा है और तैयार कर रहा है। पाकिस्तान का जिस प्रकार से उपयोग
चीन के माध्यम से होता है भारत के विरोध में, जी तो ताइवान को तो चाइना का ओपन थ्रेट है, जी। तो ताइवान का हम लोग उस प्रकार से उपयोग नहीं करते चीन के खिलाफ। नहीं, हम करना चाहें तो हमारे पास कई हथियार हैं, केवल ताइवान ही नहीं, हमारे पास तिब्बत भी है, हमारे पास शी जिनयांग जो उनका प्रांत है वह भी है। हम चाहें तो इनर मंगोलिया के माध्यम से ही करवा सकते हैं। लेकिन भारत कभी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करता है और किसी देश में उपद्रव करवाना या आतंकवादी गतिविधि बढ़ाना या किसी को परेशान करना ये अपना कार्य नहीं है। हम दुनिया के हर देश के साथ सम्मानपूर्वक अच्छी तरह से रहना चाहते हैं। लेकिन अगर कभी कोई जरूरत पड़ी तो हम भी चीन के खिलाफ उसके दुश्मनों का प्रयोग कर सकते हैं, और ईश्वर करे कि वैसी कोई नौबत ना आए। लेकिन अगर वैसा आता है तो हम भी उसके लिए तैयार हैं। पाकिस्तान क्या है, वो उसका अस्तित्व ही जो है भारत की शत्रुता पर निर्भर करता है, इसीलिए वो देश ही बना है, वो भारत के खिलाफ लड़ता रहेगा, भारत के खिलाफ बोलता रहेगा, भारत के खिलाफ कार्य करता रहेगा। और चीन जानता है कि उसकी खुद की सेना जो है भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर सकती है, तो इसलिए अपने हथियारों की टेस्टिंग के लिए, अपनी नई तकनीक की जानकारी के लिए वो चाहता है कि पाकिस्तान के माध्यम से युद्ध होता रहे और पाकिस्तान के माध्यम से वह टेस्ट करता रहे। और पाकिस्तान को शक्तिशाली इसलिए बनाना चाहता है कि भारत एक मोर्चे पर हमेशा उलझा रहे तो चीन की तरफ ज़्यादा ध्यान न दे पाए। ये दो बातें आप देखेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा गंभीरतापूर्वक विचार करने का मुद्दा है, तो हम दोनों पर ध्यान दे रहे हैं। इसलिए भारतीय सेनाएं 2 फ्रंट वार को अब हकीकत मान रही, कई बार 3 फ्रंट वार को भी हम लेकर चल रहे हैं और उस हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। ये जो पीओके में फिलहाल आंदोलन चालू है, भविष्य में पीओके भारत में शामिल होने की कोई संभावना है क्या? अगर है तो उसका एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए क्या है? देखिए, पीओके भारत का अभिन्न अंग है। जब जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था तो पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान समेत संपूर्ण कश्मीर का हुआ था, और वो हमारा कानूनी अधिकार है। संसद ने नरसिम्हा राव के समय सर्वसम्मति से यह अधिनियम पारित किया था कि पीओके भारत का अविच्छिन्न हिस्सा है और भारत उसको लेकर रहेगा। तब से भारत सरकार यह मानकर चल रही पीओके पर हमें कब्जा करना है। भारतीय सेनाओं ने बाकायदा अभ्यास किया हुआ है कि पीओके पर कब और कैसे और कितने घंटे की नोटिस पर वो कब्जा कर सकते हैं। तो भारत ये मानकर चलिए कि निकट भविष्य में पीओके पर कब्जा करेगा। रणनीतिक महत्व उसका बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम उससे सीधे हमारी 60 किलोमीटर सीमा जो है वो अफगानिस्तान से जुड़ जाती है, किर्गिस्तान से हमारी सीमा जुड़ जाती है। उसके बाद जो सीपेक जा रहा है पीओके हो करके, हम उस पर हमारा नियंत्रण हो जाएगा, हम चीन को बराबर कर सकते हैं। वो हमारे नियंत्रण में रहता है तो हम काराकोरम दर्रे पर भी अपना दबाव बना सकते हैं। कुल मिलाकर के पीओके पर कब्जा करते ही हम चीन और पाकिस्तान दोनों की गर्दन को बहुत अच्छी तरह से मरोड़ कर सकते हैं। इसलिए उसका रणनीतिक महत्व बहुत ज़्यादा है। और हम सीधे अफगानिस्तान से जुड़ जाएंगे तो अफगानिस्तान से जो हमारा व्यापारिक संबंध है और उसके आगे फिर मध्य एशियाई देशों में चाहे कजाकिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, इन सब के साथ हमारा व्यापार जो है कई गुना बढ़ जाएगा। इसलिए रणनीतिक महत्व और आर्थिक महत्व दोनों है। और गिलगित बाल्टिस्तान में जो रेयर मिनरल्स हैं उनकी भी काफ़ी तादाद है, तो हम उसकी खुदाई भी करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वह क्षमता है, पाकिस्तान के पास है नहीं। तो कहीं न कहीं आने वाले समय में पीओके हमारे भीतर आएगा, भारत का अविच्छिन्न हिस्सा बनेगा, और उसके माध्यम से हम जो है कहीं न कहीं मध्य एशियाई देशों से सीधे जुड़ जाने वाले हैं। और यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी रणनीतिक उपलब्धि होने वाली है। इसलिए भारत सरकार उस पर बहुत गंभीर है और समय आने पर भारत सरकार उसको करके दिखाएगी। बहुत बढ़िया। फिर एक बार बहुत मजा आया आपसे बात करने में जी, और बहुत सारी जानकारी मिली। तो फिर एक बार आप स्टूडियो में आए और अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।